हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब ये हुआ कि बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन हटाएंगे और वहाँ पे लाएंगे SO3H+। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा सल्फोनेशन। जैसा कि अभी से पहले हम हमेशा हर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ही चीज़ करते आए हैं। क्या करते आए हैं? बेंजीन रहा है, बेंजीन को कोई रिएजेंट दिए हैं, रिएजेंट से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर आया है, बेंजीन रिंग के ऊपर आया है और बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है वो निकल के बाहर गया है। अभी तक सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो यही हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा मतलब ये जो भी इलेक्ट्रोफाइल है कैसे जनरेट होगा। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हम लोग जो रिएजेंट लेते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं या कॉन्क H2SO4 लेते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड किसको बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं SO3 प्लस H2SO4 को। इस दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 H2SO4 में डिजोल्व होता है, इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। इस दोनों का रेशियो कुछ भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। हर केस में ये कॉम्बिनेशन कहलाता है ओलियम। डिफरेंट कंपोजिशन, कुछ भी कंपोजिशन हो, इस दोनों का ओलियम कहलाएगा। लेकिन एक पार्टिकुलर केस जब इस दोनों का रेशियो 1:1 का होता है, मतलब इस दोनों का रेशियो 1:1 का होता है, तो ये दोनों को जोड़ के देखो जरा, क्या हो जाएगा? H2SO7। ये भी ओलियम ही है। बेसिकली यहां पे इस दोनों का रेशियो क्या है? 1:1 है, तो इस तरह से लिखा जाता है और ये भी क्या है? ओलियम ही है। कई बार इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? क्योंकि ये देखो, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। इसको भी कई बार इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। डाई सल्फ्यूरिक एसिड क्यों? इसका स्ट्रक्चर जरा गौर करो। S डबल बॉन्ड O H O S डबल बॉन्ड O OH। दो सल्फ्यूरिक एसिड यूनिट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, ओलियम भी बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो रिएजेंट है सल्फोनेशन के लिए, वो है कॉन्क H2SO4। इनफैक्ट आगे हम देखेंगे कि सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल इनफैक्ट SO3 होता है। मतलब मिक्सचर में SO3 होना जरूरी है, तभी जाके सल्फोनेशन होगा। बट दिमाग में एक बात आता है, सर दूसरा रिएजेंट तो आपने कॉन्क H2SO4 लिखा है, तो कॉन्क H2SO4 में तो H2SO4 है, इसमें तो SO3 नहीं है। एक्चुअली 2 मोल H2SO4 मिलके SO3 जनरेट करता है और इस जनरेटेड SO3 के वजह से सल्फोनेशन होता है। इनफैक्ट यहाँ पे SO3 कम जनरेट होता है और यहाँ तो SO3 है ही इनफैक्ट, इसलिए यहाँ पे सल्फोनेशन ज्यादा फास्टर रेट से होता है और यहाँ पे सल्फोनेशन रिलेटिवली स्लो रेट से होता है। बट सल्फोनेशन होता दोनों जगह है। मतलब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लो तब भी सल्फोनेशन होगा और कॉन्क H2SO4 लो तब भी सल्फोनेशन होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? सल्फोनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3 होना चाहिए, तभी सल्फोनेशन होगा। अब जरा गौर करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, पहले हम देख लेते हैं नीचे वाला केस। ये देखो होता क्या है, जो इसमें तो SO3 जनरेटेड है ना, इसमें SO3 कैसे जनरेट हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और उसके बाद जब SO3 जनरेट हो जाएगा उसके बाद ये देख लेंगे, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म लिख लेंगे। देखो SO3 कैसे जनरेट होता है। जो सेकंड वाला केस H2SO4 है, सेकंड वाला केस देख रहे हैं हम, 2 मोल H2SO4 है, मतलब OHOS डबल बॉन्ड O
OH, ठीक है। और दूसरा मोल है HO, सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा मोल। इसमें एक बिहेव कर देता है एसिड की तरह, एक बिहेव कर देता है एसिड की तरह, और एक बिहेव कर देता है बेस की तरह। मतलब इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है यहां से H+ को ले जाता है। और ऐसा करने से होता क्या है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे बच गया O-, और ये हो गया HOH प्लस चार्ज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब जरा गौर करो, चलो इसको थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, हालांकि सही ही था, कोई दिक्कत नहीं। डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, और इधर OH H+, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये दोनों मिलके ये बन गया। अब यहां से क्या होता है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होने के कारण ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। बॉन्ड शिफ्ट होने का मतलब बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर का एक ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लिया, अपना वाला भी और सल्फर वाला भी, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। देखो क्या बन गया, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे HSO4 माइनस बाइसल्फेट आयन, ये हो गया वाटर H2O, और ये हो गया SO3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH+, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये लोन पेयर इधर रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए यहाँ से H+ बाहर निकल जाता है। मतलब इसके बाद का जो स्टेप होगा, क्या लिखोगे, HSO4 माइनस प्लस H2O, और यहां से क्या निकल गया H+, तो H+ H2O के साथ मिलकर क्या H3O+, और इसके बाद ये क्या बन गया, ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब ये इधर आया, यहाँ डबल बॉन्ड बना तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहां से H+ निकल गया तो ये चार्ज खत्म हो गया। क्या बन गया, ये S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, SO3, ठीक है, बन गया SO3, ठीक है। और यहां पे तो SO3 है ही। अब देखेंगे SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे करेगा। बट एक और चीज हम बता दें, ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक इलेक्ट्रोफाइल SO3 को मानता है, बट कुछ एक बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, जैसे पॉला ब्रूस में हमने देखा है कि वो लिखती है ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है। शायद बच्चों को आसानी से समझ में आए, इसलिए इसको न बोल के इसी को इलेक्ट्रोफाइल वो बोल देती है। लेकिन फैक्ट ये है कि ज्यादातर बुक्स इसको इलेक्ट्रोफाइल लिखता है। ज्यादातर एक्सपेरिमेंट से पता ये चलता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो तुमसे अगर पूछा जाए सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3 होता है या HSO3+ होता है, अगर सिंगल करेक्ट में रहे तो ये आंसर करोगे, और अगर मल्टी करेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके साथ साथ ये भी अगर ऑप्शन में रहे तो दोनों आंसर करेंगे हम, क्योंकि कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट इसको भी कोट किया है, ठीक है। लेकिन सिंगल करेक्ट में रहे तो इसको बताएंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में यही वाला लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मैकेनिज्म को समझते हैं इसको हटा रहे हैं भाई, जरा गौर करना, इसमें क्या है, HSO4 माइनस है, इसका यूज होने वाला है। देखो इधर भी हटा देते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मेरे को। देखो अगर बेंजीन है और इसको दे दें हम कॉन्क H2SO4, कॉन्क
H2SO4, तो बन क्या जाएगा, हालांकि ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, समझाते हैं हम इसको डिटेल में, बन जाएगा SO3H, ये बन जाएगा। ठीक है, जरा गौर करो कैसे हुआ होगा। इसको तुम क्या लिख सकते हो, अभी हमने लिखा था SO3 लिखा था, H3O प्लस लिखा था, और क्या लिखा था HSO4 माइनस, यही लिखा था अभी। इसका 2 मोल मिलके ये सब बनाता है। ठीक है, अब देखो ये जो बेंजीन है ना, यहां से लिखते हैं, ये जो बेंजीन है ये रिएक्ट कर लेता है SO3 के साथ, ये रिएक्ट किया SO3 के साथ, ये बॉन्ड यहां अटैक किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अटैक करने का मतलब क्या हुआ, 3 ऑक्सीजन के कारण यहाँ ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से सल्फर के पास ऑर्बिटल भी खाली है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, पाई बॉन्ड के कारण पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से यहाँ पे अटैक कर दिया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, यहाँ निगेटिव आ गया, और इस बॉन्ड के शिफ्ट करने के कारण यहाँ पॉजिटिव आया था, और इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पॉजिटिव जनरेट हो गया। सिंपल, क्या हो गया, ये बेंजीन और यहाँ पे एस डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ गया, ये जनरेट हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ नहीं, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, ये बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम एरिनियम आयन भी बोल सकते हैं। अब जरा गौर करो, अब क्या होने वाला है, तुम्हें पता है डिप्रोटोनेशन होने वाला। कौन कराएगा डिप्रोटोनेशन, देखो ये तो है ना, यही HSO4 माइनस, यहां से H प्लस निकालेगा, तो जो HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस, ये यहां से H प्लस निकालेगा, H2SO4 बन के बाहर, और यहां से H प्लस जैसे ही निकला, यहां पे आया निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। देखो क्या हो गया, बन गया सल्फोनेटेड बेंजीन, यहां पे आ गया H डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, अब इसके बाद ये ढेर सारा H2SO4 है सॉल्वेंट में, H2SO4, या यहां भी H2SO4 निकला है। इन H2SO4 से किसी एक से H2SO4 से क्या कर लेगा, ये H2SO4 से या H3O प्लस कोई भी दे दोगे क्या, वो तो सॉल्यूशन में रहेगा ही, तो चाहे H2SO4 लिखो या H3O प्लस लिखो, कोई भी लिखो। अगर H3O प्लस हम लेते हैं, यहां से क्या ले लेगा, ये H प्लस ले लेगा, और बन क्या जाएगा, बन जाएगा H डबल बॉन्ड O H। इसके जगह पे H2SO4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनेशन। इसका सारा स्टेप रिवर्सिबल होता है, मतलब ये स्टेप सारा स्टेप रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब क्या है कि इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। मतलब इसका अगर 10 मोल लेते हो तो 10 का 10 इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ मोल इसमें कन्वर्ट होगा और फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा डायनेमिक नेचर का। तुम चाहो तो अगर ये रिएक्टेंट के फॉर्म में लिए हो तो इसका 10 मोल लेते हो तो इसका 10 का 10 मोल इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ मोल इसमें रहेगा और कुछ मोल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है ना। जरा गौर करना, इस इक्विलिब्रियम को हम समझाते हैं कुछ और डिटेल में। जरा गौर करना, अगर हम ये बेंजीन ले लिए और इसके साथ 2 मोल H2SO4 ले लिए, H2SO4, ठीक है, अगर ये रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, गौर करना, बनता है SO3H और साथ में H2SO4 प्लस वाटर, ये बनेगा। कैसे बनेगा देखो, हमने बोला था कि 2 मोल H2SO4 का मतलब ये होता है, ये होता है कि नहीं, 2 मोल H2SO4 का मतलब होता है, अच्छा इसका H प्लस इसको दे दो, तो जरा इसका H प्लस इसको दे दो तो क्या हो जाएगा, HSO3 प्लस हो जाएगा, प्लस H2O हो जाएगा, प्लस HSO4 माइनस। सिंपल बनाने के लिए ऐसा हमने किया है। अब देखो यही चीज है ना जो इस पे आया है और यहां से H निकला है, ये चीज इस पे आया है और यहां से H निकला है,
यही हुआ है, यहां पे आया और यहां से H निकला, वो H HSO4 माइनस, HSO4 माइनस को चला गया तो H2SO4 बन गया और H2O रह गया। ठीक है, यही हुआ है। अब जरा गौर करो, देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसको हम हटा रहे हैं। देखो अगर इसको हम बोलते हैं कॉन्क H2SO4 तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे या नहीं? मतलब पानी कुछ तो बढ़ गया ना, मतलब इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट। रिलेटिवली डाइल्यूट तो बोल ही सकते हैं ना, अगर ये कॉन्क है तो इसको रिलेटिवली डाइल्यूट तो बोल ही सकते हैं, डाइल्यूट क्योंकि पानी मिला हुआ है H2SO4। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चटलियर प्रिंसिपल यूज करो। अगर रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड और प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि बेंजीन में अगर बेंजीन को अगर कॉन्क H2SO4 दो, कॉन्क H2SO4 दो तो क्या बनेगा, तो बनेगा सल्फोनेटेड बेंजीन SO3H। ठीक है, और अगर सल्फोनेटेड बेंजीन को डाइल्यूट H2SO4 दो, मतलब इसको डाइल्यूट H2SO4 दे दो, मतलब ये जो सल्फोनेटेड बेंजीन है SO3H, इसको अगर डाइल्यूट H2SO4 दो, डाइल्यूट H2SO4 दो, तब क्या बनेगा, ये जो सल्फोनेशन है ये डीसल्फोनेशन हो जाएगा, SO3H हट जाएगा और यहां पे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा। क्योंकि इस इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, कॉन्क H2SO4 से सल्फोनेशन, डाइल्यूट H2SO4 से रिवर्स, रिवर्स मतलब डीसल्फोनेशन, ये हट के ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको हम हटाते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए हमने यूज किया है। हालांकि बढ़ते हैं थोड़ा आगे, ध्यान देना, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लो टेम्परेचर पे ज्यादा जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में हाई टेम्परेचर पे ज्यादा आता है। याद है किस केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है और टेम्परेचर घटाने पे रिएक्शन बैकवर्ड आता है? किस चैप्टर की बात है ये? केमिकल इक्विलिब्रियम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? सोचना, क्वेश्चन मार्क है ये तुम्हारे लिए, समझोगे तुम ये, सोचोगे तुम ये। बट फिलहाल हम ये बोल रहे हैं कि ये फॉरवर्ड लो टेम्परेचर पे जाता है और हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड ज्यादा आता है। इसका मतलब अगर हम मेरे पास सल्फोनेटेड बेंजीन है, सल्फोनेटेड बेंजीन है, या फिर ये देखो, हाँ ये बेंजीन है, अगर इसको हम कॉन्क H2SO4 दे दें, कॉन्क H2SO4 दे दें तो क्या बन जाएगा? बेंजीन है, ये बेंजीन है तो बन जाएगा सल्फोनेटेड बेंजीन, है ना। और अगर इससे हमको ये बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे H+ बोलो या डाइल्यूट H2SO4 बोलो, बात एक ही है, या H3O+ बोलो, बात एक ही है। H+ और H3O+ और डाइल्यूट H2SO4 और इसके साथ साथ हीट, क्योंकि इससे ये बनाना है तो डिसल्फोनेशन, बैकवर्ड ये ज्यादा आता है हाई टेम्परेचर पे, फॉरवर्ड जाता है लो टेम्परेचर पे। जब बैकवर्ड लाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, फॉरवर्ड ले जाना है रूम टेम्परेचर पे ले जाओ, हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली इस केस में टेम्परेचर नहीं लिखा जाता, बट इस टेम्परेचर पे लिखा जाता है क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है और यहाँ पे रूम टेम्परेचर भी सफिशिएंट होता है। टेम्परेचर कम कर दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया सल्फोनेशन। अब तुम बोलोगे कि सर सल्फोनेशन के लिए दो रिएजेंट आपने लिया था, ये तो कॉन्क H2SO4 वाला केस आपने बता दिया, एक और था फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में भी तो यही इलेक्ट्रोफाइल था ना, ये बना। इसके बाद उसमें ये था या नहीं था, उसमें SO3 था, उसमें SO3 था और था H2SO4। तो भाई बताओ H2SO4 है तो आयोनाइज होके कुछ तो HSO4 माइनस रहेगा, तो HSO4 माइनस वहां भी रहेगा, तो यहां से H+ निकालेगा,
फिर ये बन गया, इसके बाद H2SO4 से H2SO4 तो रहेगा ही उसमें, उससे H प्लस ले लिया, ये बन गया। सिमिलर मैकेनिज्म जैसा हमने यहाँ पे बताया है वैसा ही फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी होगा। याद क्या रखना है तुमको, कहीं लिखा रहे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या लिखा रहे ओलियम, या लिखा रहे कॉन्क H2SO4, सल्फोनेशन करा देना है। और कहीं लिखा रहे H प्लस या H3O प्लस या डाइल्यूट H2SO4 और हीट किया रहे और पहले से सल्फोनेटेड बेंजीन रहे तो उसको डीसल्फोनेशन करा देना है। ठीक है, ये इसका लेक्चर 2 में हमने बताया था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हम यहां पे डिटेल तो नहीं, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। अगर तुमको जानना है तो ईएस का लेक्चर 2 देख लो, बट थोड़ा सा सल्फोनेटेड रिलेटेड है इसलिए हम बात करेंगे। इसको हटाएं। और एक और चीज, ये तो फॉरवर्ड का मैकेनिज्म हुआ, फॉरवर्ड का मैकेनिज्म हुआ, बैकवर्ड कैसे जाएगा? जिस तरह से फॉरवर्ड आया है उसी तरह से बैकवर्ड जाएगा। पहले यहां से डिप्रोटोनेशन होगा, डिप्रोटोनेशन होके ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये कैसे बनेगा? सोचो, इसके बाद ये कैसे बनेगा? यहां से क्या हुआ है, ये यहां से H प्लस ले गया है ना, मतलब ये क्या करेगा, इसको H प्लस देगा, तब ये बन जाएगा। और इसके बाद देखो रिवर्स सोचते हैं, थोड़ा रिवर्स, रुको, इसको हटाएं। देखो हुआ क्या है, यहां से डिप्रोटोनेशन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हट गया। ठीक है, अब यहां से बताओ, ये इसको H प्लस देके H2O बन के निकला है, H2O बन के निकला है ना, ये लेंगे तो, और अगर ये लेंगे तो HSO4 बन के निकला है, तो अगर ये लिए हो तो ये H2O बन के निकला है। ये H2O यहां से H प्लस निकाला, ये बन गया। इसके बाद H2SO4 जो यहां निकला है, ये H2SO4 क्या करेगा, इसको H प्लस देगा इसको, तो यहां पे H प्लस आएगा, सॉरी यहां पे H प्लस आया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट किया और यहां पे H प्लस दे दिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये बन गया। इसके बाद इस स्टेप में SO3 यूज हुआ था, तो इस स्टेप में SO3 रिलीज होगा। यहां का जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर का, इसको नीचे लाओ, इसको इधर लाओ, देखो ये बन गया, SO3 रिलीज हो गया। तो जिस तरह से ये फॉरवर्ड गया है उसी तरह से ये बैकवर्ड आ जाएगा। मतलब कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल का मतलब तो यही होता है ना। अब जरा गौर करो, एक क्वेश्चन देते हैं हम, अगर ये बेंजीन है और इसका कॉन्क H2SO4 लेते हैं, कॉन्क H2SO4, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन R1 है, और अगर ये ड्यूटेरोबेंजीन है, ड्यूटेरोबेंजीन है, मतलब डी 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 डी, इसको कई बार C6D6 भी बोला जाता है और इसको C6H6, ठीक है, ड्यूटेरोबेंजीन। इसका अगर कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका रेट R2 होगा। R1 बड़ा या R2 बड़ा? इसका आंसर जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 2। ठीक है, ये दोनों का रेट सेम नहीं होता है, जनरली सेम होता है, बट सल्फोनेशन में, आयोडोनेशन में और नाइट्रोसेशन में ये दोनों का रेट सेम नहीं होता है। कौन ज्यादा होता है, कौन कम होता है, ये जानने के लिए ES 2। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं, हाँ, सल्फोनेशन का जो ये रिवर्सिबल नेचर है, इसका यूज किया जाता है, कहां पे यूज किया जाता है उसको देखते हैं। देखो, पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं, फिर हम उस पे आते हैं। ये रिएक्शंस के थ्रू ही हम बेसिकली उसको समझा रहे हैं। अगर यहां पे NH2 है, अगर इसका हम रिएक्शन कराएं एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड ये है, पहले के लेक्चर में आया, ये क्या बनेगा, हैलोजिनेशन में बताया था हमने ये, इसको NH C डबल बॉन्ड O और इधर ये मिथाइल है, ठीक है,
इसके बाद बताओ मेरे को, इसका हम अगर सल्फोनेशन करा दें कॉन H2SO4 या ओलियम ले लें तो क्या करेगा, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, बट ये बल्कि ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे SO3H को नहीं आने देगा, पैरा पे आने देगा, इसलिए ये हो जाएगा NHC+O मिथाइल ग्रुप और यहां पे SO3H। अब इसके बाद अगर इसका हम कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, जैसे हैलोजिनेशन, कोई भी जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ये पोजीशन हिंडर्ड है इसके कारण, बट फिर भी ये इसको जरा सोचें तो ये मेटा डायरेक्टर है, इसके अकॉर्डिंग यहां आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी यहीं पे इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए। अब ये थोड़ा हिंडर्ड है, बट कोई ऑप्शन और है ही नहीं, तो हिंडर्ड पे ही जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और कहां जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा थोड़ा, लेकिन जाएगा तो यहीं पे जाएगा ना। बन क्या गया इधर NH, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एडवांस में नीट में। SO3H अभी पूरा नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, हैलोजनेशन कराया जा सकता है या और कोई इलेक्ट्रोफाइल लिया जा सकता है। अब देखो, इसको तुम दे दो H+ या H3O+ एंड हीट, क्या करता है H3O+ एंड हीट, डीसल्फोनेशन करा देता है, यहां से SO3H निकल जाएगा। और हैलोजनेशन में हमने बताया था कि H+ देके हीट करो या OH- देके हीट करो, या सिंपली H+ और OH- दे दो, H+ दे दो या OH- दे दो, ये ग्रुप भी बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता हमने बताया हैलोजनेशन में मैकेनिज्म भी, ये बन जाएगा NH और इधर से तो SO3H निकल ही गया, डीसल्फोनेशन हो गया, इधर NH2 ये बन गया। अब जरा देखो इस रिएक्शंस का क्या यूज है, ध्यान देना। अगर तुम्हारे पास एक कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, एनिलीन, और तुमको इसका EAS करवाना है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है और EAS करवाना है, तो जब तुम इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कराओगे तो ऑर्थो पे भी अटैक करेगा और पैरा पे भी, मतलब ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा और पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। मतलब यहां पे NH2 ये भी बनेगा और साथ साथ ये भी बनेगा NH2E, ये है ऑर्थो और ये है पैरा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमें चाहिए एक्सक्लूसिवली ऑर्थो, पैरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑर्थो, या ऑर्थो का अमाउंट हम ज्यादा बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बनाना चाहते हैं पैरा के रिस्पेक्ट में, तो हम डायरेक्ट जब EAS करवाएंगे तो ये दोनों बनेगा, और चूंकि हमें ऑर्थो चाहिए था तो पैरा तो यूजलेस हो जाएगा ना। तो ऑर्थो बनाने के लिए इतना कुछ हम करेंगे। क्यों, इसमें क्या हो गया है, पहले तो इसको बल्कि बना दिए, इसके साथ एक पायरिडीन भी लेते हैं, हमने बताया है इसका भी रोल, बेस का रोल प्ले करता है ये, या हैलोजनेशन के मैकेनिज्म में इसको बताया हमने। तो इसको पहले तो हम बल्कि कर दिए, बल्कि किए, उसके बाद सल्फोनेशन किए। सल्फोनेशन करने का पर्पस था कि पैरा को ब्लॉक कर दो, पैरा ब्लॉक कर दिए। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा दिए, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आना है ला दिए। अब तो ऑर्थो पे ही आएगा, जब ऑर्थो पे आ गया तो सल्फोनेशन को रिवर्सिबल होने के वजह से डीसल्फोनेशन कराना भी आसान है, तो डीसल्फोनेशन करा दिए, हटा दिए SO3H को, और उसी टाइम ये भी हट गया, क्योंकि ये प्लस के प्रेजेंस में हट जाता है, OH- के प्रेजेंस में हट जाता है, हैलोजनेशन में हमने पढ़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फोनेशन का जो रिवर्सिबल नेचर है उसका हम यूज करके ऑर्थो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। यहां पे SO3H क्या चीज की तरह बिहेव कर रहा है, एज ए ब्लॉकिंग एजेंट, एज ए ब्लॉकिंग ग्रुप, ये बेसिकली पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी कंपाउंड में पैरा को ब्लॉक करके ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर लेना है तो ये सब गेम किया जा सकता है। ठीक है, ये था थ्रू आउट सल्फोनेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा,
फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इंटरेस्टिंग है भाई वो, और थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।